गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। क्या लोक सेवक पर डायरेक्ट सीधे एफआईआर होगी? आज के वीडियो का हमारा यही टाइटल है और इसमें बीएनएसएस 2023 की धारा 175 की उपधारा 3 और 175 की उपधारा 4 जो लोक सेवक पर कार्रवाई करने से पहले जो कानूनी प्रावधान दिए गए उनके बारे में बताती है। इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक बड़ा महत्वपूर्ण जजमेंट है 2026 का, केरल राज्य का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी महत्वपूर्ण गाइडलाइंस दी हैं कि लोक सेवक पर एफआईआर दर्ज करने से पहले क्या क्या कार्रवाइयां और क्या क्या जांचें की जाना चाहिए। वैसे हम लोग एक बात जानते हैं कि जब भी थाने पर आवेदन दिया जाता है और पुलिस अधिकारी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तब हम जो है कि 173 की उपधारा 4 के तहत वरिष्ठ एसपी पुलिस अधीक्षक महोदय को आवेदन देते हैं एफआईआर दर्ज करने के लिए। और यदि वहां से भी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है गंभीर प्रकृति का अपराध में, तब हम हमारे पास अंतिम जो उपाय रहता है वो न्यायालय रहता है और हम कोर्ट में 175 की उपधारा 3 के तहत एक आवेदन पेश करते हैं शपथ पत्र लगाकर, और उसके साथ समस्त डॉक्यूमेंट्स जो हमने थाने पर दिए थे उस आवेदन की कॉपी, पुलिस अधीक्षक महोदय को जो आवेदन दिया था उसकी कॉपी, पोस्ट ऑफिस की रसीद और प्राप्ति अभिस्वीकृति रसीद आदि सभी लगाकर निवेदन करते हैं। उसमें जज साहब पुलिस रिपोर्ट भी मंगाते हैं, बयान भी लेते हैं, जांच भी करते हैं और उसके बाद वो पाते हैं कि मामला कॉन्जेबल अफेंस से गंभीर प्रकृति का मामला है, तो उसमें वो पुलिस अधिकारी को ये इन्वेस्टिगेशन का आदेश देते हैं, एफआईआर दर्ज करने का आदेश उसमें दिया जाता है। और ललिता कुमारी का जो उत्तर प्रदेश राज्य का 2013 का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का लैंडमार्क जजमेंट है वो इसी पर आधारित है कि यदि गंभीर प्रकृति का अपराध हुआ है तो उस पर एफआईआर दर्ज की जाएगी, उसमें कोई ना नुकर नहीं किया जाएगा। ये जो जजमेंट है 2026 का केरला राज्य का, एक्स विरुद्ध केरला राज्य, इसमें भी ललिता कुमारी का जो जजमेंट है उसका हवाला दिया गया है। अब मामला ये था कि ये जो जजमेंट है सर जो 2026 का है, इसमें अभी अंतिम निर्णय नहीं आया है, लेकिन इसमें मामला इस प्रकार से हुआ था कि जो शिकायत करता है उसके उसके द्वारा संपत्ति संबंधी विवाद को लेकर थाने पर रिपोर्ट दर्ज की गई थी और थाने पर रिपोर्ट दर्ज करने के बाद उसके आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय को भी शिकायत की गई, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। तब उस शिकायतकर्ता के द्वारा, आवेदक के द्वारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट के महोदय के समक्ष 175 की उपधारा 3 के तहत आवेदन पेश किया गया कि उसके साथ गंभीर अपराध हुआ है, बलात्कार संबंधी जैसी घटना उसके साथ घटित हुई है और उसका शोषण किया गया है और उस पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो एफआईआर दर्ज की जाए। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा उसमें चूंकि वो लोक सेवक के विरुद्ध की गई थी, तो 175 की उपधारा 4 बीएनएसएस 2023 में जो प्रावधान बताए गए थे उसके तहत वरिष्ठ अधिकारी की रिपोर्ट उसमें मंगाई गई। इस हेतु वो प्रकरण नियत कर दिया गया। अब इससे असंतुष्ट होकर वो जो शिकायत करता था उसके द्वारा हाई कोर्ट में एक रिट याचिका 226 के तहत लगा दी गई इस मुद्दे पर कि ये लोक सेवक की रिपोर्ट नहीं मंगाना जाना चाहिए और ये उसके साथ जो घटना घटित हुई है शिकायतकर्ता के द्वारा हाई कोर्ट में रिट याचिका 226 के तहत लगाई गई और वहां पर उसकी याचिका को स्वीकार करते हुए धारा 175 की उपधारा 4 की उपधारा ए के तहत ये बताया गया कि भले ही लोक सेवक है लेकिन कोई आवश्यक नहीं है उसमें कोई भी जांच रिपोर्ट मंगाना और सीधे एफआईआर दर्ज की जाए। इससे असंतुष्ट होकर आरोपी के द्वारा डिवीजन बेंच में रिवीजन की गई, वहां पर ये एकल न्यायाधीश महोदय के फैसले को उलट दिया गया और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसमें कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। उनकी जानकारी मैं आपको डिजिटल ई बुक के अंदर से दूंगा। डिजिटल ई बुक में सर मैंने 175 और 173, 190, 193 जो चालान पेश किया जाता है, एफआईआर दर्ज की जाती है, इससे रिलेटेड काफी कुछ डिटेल जानकारी उसमें तैयार करके रखी है। और आज का हमारा मुख्य जो आधार है मुख्य वीडियो का, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है जो 2026 का लेटेस्ट जजमेंट है। उसमें जो सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में जो दिशा निर्देश दिए हैं उसी के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। अब आगे की जानकारी सर मैं आपको डिजिटल ई बुक के अंदर से देता हूँ। आइए सर, लेट्स गो। आप देख रहे हैं सर कंप्यूटर स्क्रीन पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक्स बनाम केरल राज्य 27 जनवरी 2026 का ये जो है आदेश है और इसमें जजमेंट का पैरा क्रमांक 2 मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ सर, क्योंकि अक्षर काफी छोटे हैं इसलिए मैंने इसको बोल्ड कर दिया।
ये इसमें जो घटना का संक्षिप्त विवरण है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट का पैरा क्रमांक 2 पढ़ रहा हूँ सर मैं। जो लिखा हुआ है अनुवाद वही मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें आप ध्यान से सुनिएगा। संपत्ति विवाद से संबंधित शिकायत पर कार्रवाई करते हुए अपीलकर्ता के साथ कथित तौर पर 3 पुलिस अधिकारियों द्वारा अलग अलग मौकों पर यौन उत्पीड़न किया गया। पहली घटना घटी और दूसरी घटना घटी और तीसरी घटना घटी, इस प्रकार से ये इसमें जो है कि फैक्ट बताए गए हैं। और उसके बाद फिर जो ये जो घटना घटित हुई, तो इसमें जो मामला पहुंचा सर उच्च न्यायालय की एकल पीठ में, तो मैं आपको वो बता देता हूं कि उच्च न्यायालय के द्वारा एकल पीठ के द्वारा जो बताया गया 18 अक्टूबर 2024 के आदेश द्वारा रिट याचिका को स्वीकार करते हुए माना कि एफआईआर दर्ज करने से पहले बीएनएसएस की धारा 175 की उपधारा 4 की उपधारा ए का अनुपालन अनिवार्य नहीं है, क्योंकि बलात्कार के कथित अपराध को लोक सेवक द्वारा आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किया गया अपराध नहीं माना जा सकता। एकल न्यायाधीश ने आगे टिप्पणी की कि धारा 175 की उपधारा 4 में शब्द का प्रयोग यह दर्शाता है कि यह प्रावधान निर्देशात्मक है, अनिवार्य नहीं। तदनुसार जेएमएफसी को एकल न्यायाधीश द्वारा घोषित कानून के अनुसार आदेश प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर अपीलकर्ता के आवेदन का निपटारा करने का निर्देश दिया गया। इस निर्देश के अनुपालन में मजिस्ट्रेट ने 24 अक्टूबर 2024 के आदेश द्वारा एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया 2014 एससीसी। अब इससे असंतुष्ट होकर आरोपी के द्वारा अपील की गई। अपील में डिवीजन बेंच ने 13 नवंबर 2024 और आदेश द्वारा स्वीकार किया कि डिवीजन बेंच ने स्वीकार किया कि अपील में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। फिर भी उसने इस पर निर्णय देने से इनकार कर दिया, क्योंकि मुख्य प्रश्न ये है कि क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस स्तर पर हस्तक्षेप करना उचित था। जब शिकायत लंबित थी, डिवीजन बेंच ने एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश और साथ ही जेएमएफसी के 24 अक्टूबर 2024 के इस आदेश को रद्द कर दिया, जिसने कथित अपराधियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। अब इसमें जो महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए गए उसकी कुछ सरल व्याख्या सर मैंने की है आप लोगों के लिए। ये जजमेंट सर काफी बड़ा है, ये तकरीबन ये मेरे अक्षर छोटे अक्षर हैं इसमें, उसके बाद भी ये 50 पन्नों में समथिंग आया है। यदि मैं इसको 18 के फॉन्ट में करता तो समथिंग ये आप मान के चले कि 80 पेज के समथिंग ही आता है ये। तो ये मैं इसकी जो संक्षिप्त सरल व्याख्या मैंने की है मैं आपको बता दूं। हालांकि जजमेंट का पैरा क्रमांक 37 है, इसमें इस बारे में बताया गया कि एफिडेविट भी लगाना जरूरी है और उसमें वरिष्ठ अधिकारियों की रिपोर्ट मंगवाई जाएगी यदि अपराध जो है कि ड्यूटी के दौरान किया गया है और यदि लोक सेवक के ड्यूटी से हटके कार्य किया गया तो फिर उसमें 175 4 के तहत रिपोर्ट मंगवाना आवश्यक नहीं है, सीधे ही एफआईआर का आदेश भी किया जा सकता है। अब इसमें प्रकरण के तथ्य भी सर मैंने आपको बता दिए। अब इसमें जो है कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुख्य कानूनी विवाद जो था वो कुल 4 इसमें कानूनी विवाद उत्पन्न हुए थे, जिसमें नंबर 1 है, क्या बीएनएसएस की धारा 175 4 एक स्वतंत्र प्रावधान है। दूसरा प्रश्न उत्पन्न हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष, क्या किसी लोक सेवक के खिलाफ गंभीर अपराध जैसे बलात्कार होने पर भी मजिस्ट्रेट को वरिष्ठ अधिकारी से रिपोर्ट मंगाना और आरोपी का पक्ष सुनना अनिवार्य है। नंबर तीसरा प्रश्न है, क्या धारा 175 4 में लिखा शब्द में मतलब कर सकता है अनिवार्य है या विवेकाधीन है। चौथा है सर इसमें, क्या लोक सेवक के खिलाफ शिकायत के साथ भी शपथ पत्र देना जरूरी है। अब इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 175 3 और 175 4 बीएनएसएस की सामंजस्यपूर्ण व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया कि जब भी किसी लोक सेवक के खिलाफ उसके आधिकारिक कर्तव्यों के दौरान अपराध करने का आरोप लगाया जाता है तो मजिस्ट्रेट को बहुत सावधानी से काम लेना चाहिए। इसमें त्रिस्तरीय मार्गदर्शिका तय की, जिसमें नंबर 1 है, यदि मजिस्ट्रेट प्रथम दृष्टया संतुष्ट है कि कथित कृत्य लोक सेवक द्वारा आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान हुआ है तो मजिस्ट्रेट के पास धारा 175 4 के तहत वरिष्ठ अधिकारियों से रिपोर्ट मंगाने और आरोपी लोक सेवक को सुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। नंबर दूसरी स्थिति है, यदि मजिस्ट्रेट को प्रथम दृष्टया संदेह हो कि अपराध आधिकारिक कर्तव्य के दायरे में आता है या नहीं तो मजिस्ट्रेट अत्यधिक सावधानी बरतते हुए धारा 175 की उपधारा 4 की प्रक्रिया रिपोर्ट मंगाने और सुनने का पालन कर सकता है। तीसरी स्थिति बनी सर इसमें, यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट है कि कथित अपराध जैसे बलात्कार या भ्रष्टाचार आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में नहीं किया गया था और इसका शासकीय कार्यों से कोई उचित संबंध नहीं है तो धारा 175 की उपधारा 4 के प्रावधान लागू नहीं होंगे।
ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट सीधे धारा 175(3) बीएनएसएस के तहत एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे सकता है। ये इसमें बताया गया। शपथ पत्र के जो बारे में बताया गया, तो अदालत ने स्पष्ट किया है कि संसद का उद्देश्य लोक सेवक को झूठे, तुच्छ और प्रतिशोधपूर्ण मुकदमों से बचाना है। इसलिए कानून दो स्तरों की सुरक्षा देता। नंबर 1, एफआईआर जांच के चरण पर 175(4) बीएनएसएस के तहत वरिष्ठ अधिकारी की रिपोर्ट और आरोपी लोक सेवक का कथन। दूसरा है द्विस्तरीय स्थिति है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कड़ाई से दोहराया कि प्रियंका श्रीवास्तव और माननीय मुख्य न्यायाधीश के 2014 के परिपत्र के सिद्धांतों के तहत 175(3) व 4 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होने वाले किसी भी आवेदन, यहां तक कि लोक सेवक के विरुद्ध भी के साथ धारा 333 बीएनएसएस के मानकों के अनुसार विधिवत सत्यापित शपथ पत्र संलग्न होना पूर्णता अनिवार्य है। धारा 333 बीएनएसएस 2023 जैसे कि नोटरी वकील साहब से आप सत्यापित करवा सकते हैं, शपथ आयुक्त से या न्यायाधीश, इस प्रकार से उसमें दिया गया है। इन सबके समक्ष वो सत्यापित होना चाहिए। उचित समय और रिट याचिका के क्षेत्राधिकार पर प्रभाव, मौखिक या बिना शपथ पत्र के दी गई शिकायत पर विचार नहीं किया जा सकता, इसमें बताया गया। पांचवा है सर, यदि मजिस्ट्रेट ने वरिष्ठ अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है और वह अधिकारी उचित समय में रिपोर्ट नहीं देता, तो मजिस्ट्रेट अनिश्चित काल तक इंतजार करने के लिए बाध्य नहीं है। ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि अक्सर हो जाता है ऐसा कि पुलिस से रिपोर्ट मंगाई जाती है। अब ये तो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ ही मामला था, लेकिन आप जनरली ऐसा भी देखा गया है कि आपने कोई भी आपके साथ गंभीर प्रकृति का अपराध हुआ, हालांकि ये एक प्रकरण अभी जस्ट मेरे समक्ष भी आया था। पुलिस अधिकारियों को रिपोर्ट की गई गंभीर प्रकृति के अपराध की, धोखाधड़ी की। पुलिस के द्वारा 5 मुलजिमों में से 3 पे एफआईआर दर्ज की गई, 2 पे नहीं की गई। तब और आगे भी जांच नहीं की जा रही थी। तब 175(3) बीएनएसएस 2023 के तहत जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन पेश किया गया। वहां से पुलिस रिपोर्ट मंगाई जाने पर प्रकरण नियत किया गया, तो 18 महीने तक उसमें पुलिस अधिकारियों के द्वारा रिपोर्ट पेश नहीं की गई। 18 महीने की अवधि सर, आप समझ सकते हैं। 30,37,500 की धोखाधड़ी का वो मामला था। अब ऐसी भी गंभीर स्थिति बन जाती है, यदि आपके साथ भी ऐसी स्थिति किसी प्रकरण में बनती है, तो ये बड़े महत्वपूर्ण प्रावधान लागू होते हैं कि अनिश्चित काल तक हम प्रकरण को नहीं रोक सकते। अब इसमें उचित समय में रिपोर्ट नहीं देता है, तो मजिस्ट्रेट अनिश्चित काल तक इंतजार करने के लिए बाध्य नहीं है। वह रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर धारा 175(3) के अनुसार आगे बढ़ सकते हैं। निराधार आवेदन को खारिज करने का अधिकार, मजिस्ट्रेट को यह पूर्ण अधिकार है कि वह लोक सेवक के खिलाफ दुर्भावना से प्रेरित स्पष्ट बेतुके आवेदनों को खारिज कर दे, लेकिन इसके पीछे वैध और तार्किक कारण दर्ज होना चाहिए। मतलब उचित आधार के साथ वो कार्य किया जाना चाहिए। रिट याचिका में हस्तक्षेप पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की एकल पीठ के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर मजिस्ट्रेट को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आपराधिक मामलों में न्यायिक आदेशों को सीधे अनुच्छेद 226 के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती। निष्कर्ष और अपील जो इसमें निकल कर आई सर, इसमें इस निर्णय से स्पष्ट होता है कि नए कानून बीएनएसएस के तहत लोक सेवकों को मनमाने और झूठे मुकदमों से बचाने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा कवच दिया गया है। परंतु यदि कोई जघन्य अपराध जैसे बलात्कार या गंभीर उत्पीड़न किया गया है तो शासकीय कर्तव्य का हिस्सा नहीं है, तो मजिस्ट्रेट शपथ पत्र के आधार पर सीधे एफआईआर के आदेश भी जारी कर सकता है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रावधान है कि ये देखा जाएगा कि वो शासकीय कर्तव्य के दौरान किया गया है या उससे हटके किया गया। यदि लोक सेवक है, चाहे वो पुलिस अधिकारी है या कोई भी है, ड्यूटी से हटके, शासकीय कर्तव्य के निर्वहन से हटके यदि उसके द्वारा कोई अपराध किया जाता है, तब 175 के उपधारा 4 के तहत जो रिपोर्ट मंगाना और जांच करना वो नेसेसरी नहीं है। आरोपी को कथन लेना और उसमें सीधे एफआईआर दर्ज करने का आदेश किया जा सकता है। लेकिन यदि कर्तव्य ड्यूटी के दौरान उसके द्वारा अपराध किया जाता है, तो फिर 175 के उपधारा 4 में दिए गए प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए। अब इसमें जो है कि अभी मामला शुरुआती स्तर पर है, इसमें कोई अंतिम आदेश नहीं आया है, लेकिन इसमें इतने गाइडलाइन दी गई सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। इसकी संक्षिप्त व्याख्या मेरे द्वारा इसमें की गई है। आगे भी हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के द्वारा इसको 3 तरीके से इसकी सरल व्याख्या सर करके मेरे द्वारा इसमें लिखा गया है। क्योंकि काफी बड़ा आदेश है ये, लेकिन एक सीखने और समझने के लिए इसमें काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। एक्स बनाम केरल राज्य नवीनतम जजमेंट है सर ये, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का।
तो ये इस प्रकार से जो है कि इसमें 175(3) और 175(4) से संबंधित बड़ी महत्वपूर्ण गाइडलाइन दी गई हैं और ये संपूर्ण जानकारी मेरे द्वारा डिजिटल ई बुक में लिखी गई है। और यदि इस आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप डिजिटल ई बुक को खरीद भी सकते हैं। इसमें सिर्फ ये जजमेंट ही नहीं है सर, इसके अलावा भी कई जजमेंट्स भी हैं और विभिन्न मुद्दों पर इसमें एफआईआर को लेकर डिटेल के साथ मेरे द्वारा जानकारी दी गई है और उनका एक कलेक्शन किया गया है सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के साथ। और इसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको खरीद भी सकते हैं। एक डिजिटल ई बुक है, एक नोट्स है, एक पीडीएफ है, आप स्वयं के मार्गदर्शन के लिए। ये किसी को व्यक्तिगत सलाह भी नहीं है। इसमें डिस्क्लेमर भी लिखी है कि कोई भी कार्रवाई करने के लिए आपके वकील साहब से आप सलाह मशवरा करें। किसी भी प्रकार के नफे नुकसान के लिए मेरी डिजिटल ई बुक या मेरा चैनल इसमें जिम्मेदार नहीं होगा। और ये जो है कि एजुकेशन पर्पस के उद्देश्य से मेरे द्वारा ये वीडियो बनाए जाते हैं, ताकि यदि कोई व्यक्ति परेशान है और उसको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है तो ये कोशिश है, एक प्रयास है कि उसको कोई उचित रास्ता दिख जाए। जैसे कि ये जजमेंट है, इसमें भी बड़े महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। हमें इसमें से एक चीज तो सीखने को ये मिल गई, मतलब टोटल जो भी इसमें निर्णय आदेश दिए गए हों, लेकिन एक चीज हमारे समझ में आ गई कि कोई भी लोक सेवक हुआ, यदि उसके द्वारा कोई भी अपराध किया जाता है या कोई भी ड्यूटी से हटके कार्य किया जाता है या ड्यूटी के दौरान कार्य किया जाता है तो उसके खिलाफ भी हम 175 की उपधारा 3 के तहत आवेदन लेकर जज साहब के समक्ष निवेदन कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी एक जानकारी इससे हमें प्राप्त हुई है, क्योंकि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि लोक सेवक के द्वारा यदि कोई अपराध किया गया है तो उस पर किस प्रकार से कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। एक सवाल ये हर आदमी के मन में उठता है और सवाल तब ये और बड़ा गहरा हो जाता है जब कोई पुलिस अधिकारी के द्वारा अपराध किया जाता है, क्योंकि पुलिस अधिकारी स्वयं ही जो है कि अपराध की जांच करते हैं, एफआईआर दर्ज करते हैं, मुलजिमों को गिरफ्तार करते हैं, तो भला उन्हें कौन पकड़ सकता है, ये सवाल भी उठता है। तो इस जजमेंट को देखने के बाद एक चीज ये समझ में आती है कि चाहे कोई भी लोक सेवक हो, यदि उसके द्वारा कोई अपराध किया गया है तो प्रोसीजर वही रहेगी। पहले पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाई जाएगी। यदि सुनवाई 173 की उपधारा 4 में जो प्रावधान दिए गए हैं, यदि वहां पर सुनवाई नहीं होती है तो फिर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एसपी महोदय को डाक से आवेदन दिया जाएगा। यदि वहां पर भी उस गंभीर प्रकृति के अपराध में एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, तब उसके बाद हम 175 की उपधारा 3 के तहत जज साहब के समक्ष आवेदन पेश करेंगे कि इसमें इन्वेस्टिगेशन एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन का आदेश पारित किया जाए। ये 156(3) सीआरपीसी थी सर पहले, अब बदलकर इसको 175(3) कर दिया गया है। प्रावधान सब वही है, प्रोसीजर सब वही है, लेकिन इसमें जो नए गाइडलाइंस दी गई हैं उससे हमें कुछ चीजें और सीखने को भी मिलती हैं। जैसे कि एक सबसे महत्वपूर्ण बात, एक बड़ा महत्वपूर्ण अंतर हमें सीखने को मिला कि ये देखा जाएगा कि वो अपराध ड्यूटी के दौरान किया गया है कि ड्यूटी से हटकर किया गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण गौर करने वाली बात है, क्योंकि अक्सर हम इन बारीक बातों को, इन सूक्ष्म वो बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। और ये सपोज करें कि आप ड्यूटी से हट के कोई शासकीय सेवक के द्वारा अपराध किया गया है, लोक सेवक के द्वारा, और यदि आप इस सूक्ष्म अंतर को नहीं जानते हैं तो आप जो है कि उसी सामान्य प्रोसेस में आप चलेंगे। और यदि आप जानते हैं तो आप जज साहब से निवेदन कर सकते हैं कि ये प्लीडिंग में भी आप ले सकते हैं कि ये ड्यूटी से हट के ये कार्य किया गया था, इसलिए इसमें 175 की उपधारा 4 के तहत रिपोर्ट मंगाना आवश्यक नहीं है और सीधे ही एफआईआर दर्ज करने का आदेश इसमें किया जा सकता है। और यदि ड्यूटी के दौरान किया गया है तो फिर रिपोर्ट मंगाई जा सकती है। तो ऐसी बहुत सी बातें इसमें हमें सीखने को मिली हैं। और वर्तमान में सर मैं एफआईआर जो 173, 175(3) से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि अभी इससे रिलेटेड कुछ मुकदमे मेरे पास में आए थे और मैंने कोर्ट में एप्लीकेशंस भी इसी के संबंध में पेश की हैं 175(3) की। और वर्तमान में जैसे ये एक दो वीडियो और हैं सर, और मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का मेरा टॉपिक चल रहा है, मैं कंटिन्यू फिर उसे ही करूंगा, आगे उसे ही बढ़ाऊंगा। और 175(3) से रिलेटेड आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं सर कि आप जब भी आवेदन लगाएं तो उसके साथ शपथ पत्र आप जरूर लगाएं आप। और इसको आवेदन कोर्ट में जज साहब के समक्ष पेश करने से पहले आप थाने पर जो आवेदन दें उसकी प्राप्ति भी उसके साथ लगाएं। सुनवाई नहीं होती है तो पुलिस अधीक्षक महोदय को आपको इस डाक से जो आपने आवेदन दिया है उस आवेदन की कॉपी, पोस्ट ऑफिस की रसीद और प्राप्ति अभिस्वीकृति रसीद, जिसे हम एक्नॉलेजमेंट रसीद कहते हैं, वो भी आपको इसके साथ लगाना होगी। ये सब नेसेसरी है सर, इस जजमेंट में भी आपको देखने सीखने को मिला है। और भी सर्वोच्च न्यायालय के तकरीबन 4 जजमेंट्स इससे रिलेटेड मैंने इसमें लिखे हुए हैं, जो इसी डिजिटल ई बुक में आगे दिए गए हैं। इसमें कुल 17 के समथिंग अध्याय हो चुके हैं और वो सभी विभिन्न प्रॉब्लम्स से रिलेटेड ही सर अध्याय इसमें मैंने शामिल किए हैं।
और उन सभी अध्यायों पर मैं वीडियो भी सर बना चुका हूं। जैसे कि यदि पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज कर लेते हैं और दर्ज करने के बाद फिर उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, उसे ठंडे बस्ते में पटक देते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण प्रैक्टिकली मैंने लिया 9 माह का, कि उसकी एफआईआर दर्ज हो गई और 9 माह तक कोई कार्रवाई जांच नहीं की गई। तब इसमें ऐसी कंडीशन में भी 175(3) के तहत न्यायालय में आवेदन पेश किया जा सकता है। और भी विभिन्न कंडीशंस हो सकती हैं जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताई है। जैसे कि आपने 5 के ऊपर एफआईआर करी, 3 के ऊपर कर ली गई, 2 को छोड़ दिया गया, उसमें भी आप 175(3) के तहत आ सकते हैं। आपने 5 के खिलाफ एफआईआर की, उस 5 में से 3 मेन मुलजिम, जो आप जिसको कहते हैं कि यही मेन मुलजिम थे, इन्होंने ही मारपीट की थी, इन्होंने ही जानलेवा हमला किया था, उनको हटा दिया गया चालान पेश करते समय और 3 अन्य नए उसमें जोड़ दिए गए। इस सिचुएशन में भी आप 175(3) में पेश कर सकते हैं। या 420 धोखाधड़ी का अपराध, जैसे कि आपने एफआईआर दर्ज कराई और पुलिस ने जांच रोक दी, खात्मा खारिजा लगा दिया, तो उसमें फिर प्रोटेस्ट याचिका लगाई जाएगी सर, वो लगाई जाएगी। अच्छा, ये खात्मा खारिजा रिपोर्ट मैं आपको बता दूं, इसी से रिलेटेड मैटर है, हालांकि इस पे मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं मेरे चैनल पर। यह खात्मा खारिजा रिपोर्ट जब पुलिस अधिकारी महोदय के द्वारा लगाई जाती है तो उनको सिर्फ उस पर रिपोर्ट लगाने का अधिकार है, एफआईआर को खत्म करने का अधिकार नहीं है। वो ये कहते हैं कि इसमें अपराध बनना नहीं पाया जाता है तो हम जांच रोक रहे हैं और जज साहब के समक्ष पेश कर देते हैं खात्मा लगाकर। अब वो जज साहब को अधिकार दिया गया है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, कि इसको स्वीकार करे या अस्वीकार करे। यदि जज साहब अस्वीकार करते हैं तो दोबारा एफआईआर में जांच करने के आदेश दिए जाते हैं, मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाता है, कोर्ट में चालान पेश किया जाता है। इसमें भी नेसेसरी प्रावधान है कि जब पुलिस के द्वारा कोर्ट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष वो खात्मा रिपोर्ट पेश की जाती है, तब वहां से नोटिस जारी होता है उस एफआईआर में जो फरियादी है, और उसके बयान लिए जाते हैं। यदि वो बयान में विरोध करता है तो जज साहब उसको उचित जांच करने के बाद आदेश करते हैं कि एफआईआर को निरस्त नहीं किया जाएगा, इस पर आगे कार्रवाई की जाए। ये विधिक प्रावधान है और ये कानून के तहत इसमें प्रोसीजर दी गई है। कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसे अजीब और गरीब और बिरले मामले बहुत कम देखने को मिलते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। संभव है मैंने पिछले वीडियो में भी इसको उदाहरण के तौर पर बताया हो, कि जिस थाने में चालान पेश होता है, मतलब हर कोर्ट का एक जुरिडिक्शन होता है और उसमें कुछ थाने दिए जाते हैं, कि जैसे एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष 3 थानों का चालान या 5 थाने के चालान पेश होते हैं। तो अब यदि उसमें कोई एफआईआर का खात्मा भी है तो उसी कोर्ट में पेश होगा। लेकिन कभी कभी ऐसे बिरले मामले भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि एक 30,37,500 की चीटिंग का मामला था। उसमें पुलिस अधिकारी महोदय के द्वारा जांच में सारे डॉक्यूमेंट्स, तथ्य सब पा लिए, बैंक ट्रांजैक्शन सब पा लिए कि हाँ ये पैसा झूठ बोलकर लिया गया था और जिस कंपनी के नाम से लिया गया था वो भी फर्जी थी और ये भी फर्जी एजेंट बनकर आए थे और कोई कंपनी में पैसा नहीं गया, वहां से किसी ट्रेवल्स में उसको जमा करा दिया गया। ये सारे बैंक ट्रांजैक्शन जो है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कलेक्ट कर लिए, लेकिन XYZ जो भी कारण हो उसके चलते उन्होंने उसमें खात्मा रिपोर्ट लगा दी। अब खात्मा रिपोर्ट पेश कहाँ करना थी? संबंधित जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। 18 महीने तक वहां कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई। जब उनके द्वारा एसपी ऑफिस को लेटर लिखा गया जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा, तब जाकर वो रिपोर्ट वहां पेश की गई। वहां पर भी ये कहते हुए पेश की गई कि ये हम सीजीएम साहब के समक्ष पेश करेंगे जिले में। आप देखिए, यहाँ पर एक बड़ी नई चीज, जानकारी सीखने को आपको भी मिल रही है, मेरे को भी पहली बार ही सीखने में आया, पहली बार देखने में आया ऐसा। अब वहां पर जब पेश की गई तो जज साहब असमंजस में पड़ गए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कि अब भला मैं 175(3) BNSS 2023 का जो आवेदन विचाराधीन है, इस पर यदि मैं कोई आदेश करता हूं तो ये तो यहाँ मेरे यहाँ पेश कर ही नहीं रहे हैं, ये तो सीजीएम साहब क्या पेश करेंगे। अब सीजीएम साहब उसमें क्या आदेश करेंगे और मैं क्या आदेश करूंगा, उसमें क्या कंट्रोवर्सी होगी, तो ये एक असमंजस की स्थिति बन गई यहाँ पर। तब जज साहब ने उसमें आदेश किया, बड़ा अच्छा आदेश किया उसमें जज साहब ने, कि वर्तमान में इस प्रकार की रिपोर्ट पेश की गई है और बताया गया है कि सक्षम न्यायालय में हम इसको पेश करेंगे। तब परिवादी सक्षम न्यायालय में जो है कि जो 175(3) BNSS के तहत जो उसके द्वारा प्रार्थना मांगी गई है, वहां सक्षम न्यायालय में उस समय ये बात रखने के लिए सक्षम होगा। इस वजह से इस आवेदन को हम निरस्त करते हैं। अब इसी बेसिक आधार पर जब सीजीएम न्यायालय के समक्ष वो रिपोर्ट पेश की गई, तो वहां पर फिर जो है कि शिकायतकर्ता, जो आपत्तिकर्ता, उसके द्वारा एक प्रोटेस्ट याचिका, विरोध याचिका पेश की गई। अच्छा, वहां पर भी सर एक बड़ा अजीब मामला हुआ कि वो आवेदक जो है, फरियादी है, वो थाना प्रभारी महोदय से मिला और उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हमने पेश कर दी सीजीएम साहब के यहाँ। वो सीजीएम साहब के यहाँ दूसरे वकील साहबों से उसके द्वारा जानकारी ली गई, 2 बार 3 बार 4 बार, 3 महीने 4 महीने तक वो परेशान हुआ, वहां कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई थी। तब उसके द्वारा
पृथक से ही सीजेएम महोदय के यहाँ एक आवेदन पेश किया गया। अब ये डिले क्यों किया गया, एक्स वाई जेड कुछ भी कारण हो सकता है। वहां आवेदन पेश किया गया, उनको सारी परिस्थिति बताई गई कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष ये पेश किया गया, यह कहते हुए कि हम सीजीएम साहब के यहाँ पेश करेंगे, मतलब सक्षम न्यायालय में। और ये इस आधार पर सर हमारा वहां से आवेदन निरस्त कर दिया गया, और वहां निरस्त करते हुए कहा गया कि आप जो सक्षम न्यायालय में जब ये रिपोर्ट पेश होगी तो आप वहां पर खात्मा रिपोर्ट में आप सारी प्रार्थना आप रख सकते हैं। सीजीएम साहब को बताया गया, और सीजीएम साहब के समक्ष आवेदन पेश करते ये भी बताया गया कि श्रीमान वो यहाँ भी पेश नहीं की गई, और वहां पेश करके हमारा आवेदन निरस्त करवा दिया गया। और यहाँ पर भी तब सीजीएम साहब के द्वारा उसमें नोटिस जारी किया गया थाना प्रभारी महोदय को कि इसमें तुरंत जो है कि खात्मा रिपोर्ट आप लेकर आए। तब कहीं जाकर वो खात्मा रिपोर्ट 4 माह में मुकाम पर लगी। 18 महीने तक तो उसमें जो है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा जो नोटिस दिए गए थे कि इसमें रिपोर्ट पेश करें, तो 18 महीने तक तो रिपोर्ट ही पेश नहीं की गई थी। अब एक्स वाई जेड जो भी कारण हो, लेकिन सीजीएम साहब के वहां फिर हुआ उसमें, तो इस प्रकार से आप प्रोटेस्ट याचिका लगा सकते हैं। प्रोसीजर सर मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे बिरले मामले भी आ जाते हैं जो कानून की किताबों में नहीं लिखे होते हैं। जब हम वकालत की प्रैक्टिस करते हैं उसी दौरान हमें देखने, सुनने और समझने को मिलते हैं। डिफरेंट प्रकृति के मामले और डिफरेंट हालात और डिफरेंट कंडीशंस हमारे सामने आती हैं, और ऐसे ऐसी हालात और परिस्थितियां बनती हैं कि हम सोच में पड़ जाते हैं कि हम इस जगह पर कानून का इस्तेमाल किस प्रकार से हम कर सकते हैं। मेरा वीडियो सर बनाने का यही मकसद है, एजुकेशनल पर्पस ही है सर मेरा मेन मकसद, ताकि हर एक आम और खास व्यक्ति जो है कि कानून को समझ के उसका लाभ उठा सके। क्योंकि ये एक व्यक्ति के लिए बड़ा निराशाजनक क्षण होता है कि जब वो थाने पर जाता है और ये गंभीर प्रकृति के अपराध होने के बाद भी एफआईआर नहीं लिखी जाती है, पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा पर आवेदन देने पर भी नहीं दी जाती, तब उसको एक कानून का ज्ञान नहीं होता है कि एक अदालत भी मौजूद है और वहां पर भी प्रोसीजर मौजूद है और कार्रवाई की जा सकती है। तो इसी उद्देश्य से, इसी मकसद से, क्योंकि अक्सर इस प्रकार के मामले काफी देखने में आते हैं, काफी सुनने में भी आते हैं, तो न्यायालय के समक्ष हम इस धारा के तहत रिलीफ उसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। डिजिटल ई बुक की लिंक वीडियो के नीचे दे दी गई है, यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप उसको वहां पर जाकर खरीद सकते हैं। तो मेरे वीडियो को सर आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।